Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter depreciation. डेप्रिसिएशन के बारे में हम जनरल बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ बेसिक मीनिंग पढ़ा था, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है और उसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड करना सीखी थी। अब डेप्रिसिएशन का एक अलग से चैप्टर है, उसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी एसेट में एक परमानेंट उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, किसी भी एसेट की परमानेंट जो वैल्यू कम हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई भी एसेट इन द सेंस फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू जो कम हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, उसे हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये कोई भी अगर फिक्स एसेट है, इसकी वैल्यू जो कम हो रही है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की। अब जिस डेट को आपने मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपीज़ की, आप उसको यूज़ करते हैं 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप एक कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के बाद उस मशीन को सेल करना चाहते हैं, तो उस मशीन को जो हम सेल करते हैं, हम उस वैल्यू पर उसको सेल नहीं कर पाते जिस वैल्यू पे आपने उसको ख़रीदा था, क्योंकि आपने उस मशीन को यूज़ कर लिया। मशीन को यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो वैल्यू कम हुई है ना, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार ली, आपने एक गाड़ी परचेज़ की है 10 लाख रुपीज़ की, और 4 साल उसको गाड़ी को चलाने के बाद आप उस गाड़ी को सेल करते हैं 6 लाख रुपीज़ में या 7 लाख रुपीज़ में, तो 3 लाख रुपीज़ जो आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। मतलब किसी भी फिक्स एसेट को यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यूज़ करने से इन द सेंस कि और भी ऐसे कई रीज़न है, यूज़ करने के अलावा भी आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, बाय कांस्टेंट यूज़, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि किसी भी फिक्स एसेट को आप यूज़ कर रहे हो, कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जो जितने से वैल्यू कम हुई है उसे हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं, उस एसेट का पर्टिकुलर पीरियड है कि वो एसेट की जो वैल्यू लाइफ है वो 5 ईयर है या 10 ईयर है। मतलब 10 ईयर्स के बाद वो एसेट अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। जो मतलब आपकी एसेट की वैल्यू ख़त्म होगी, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। मतलब आपने फॉर एग्जांपल को मशीनरी परचेज़ की है, उस मशीन की लाइफ ही 5 साल थी, तो 5 साल के बाद वो वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी, तो वो जो वैल्यू कम होगी वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन। बाय एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से वैल्यू हमारी किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम। बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, ज़रूरी नहीं है कि किसी एसेट को यूज़ करने से ही उसकी वैल्यू कम हो, ऐसा भी हो जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू ही कम हो गई है या कॉन्टीन्यूसली उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तो जो मतलब किसी भी एसेट को यूज़ करने से या उस एसेट की कोई भी टूट फुट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वजह से जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, तो हम क्या बोलते हैं? जो डिफरेंस आया उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है फिक्स एसेट पे एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। एक्चुअल में उसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है जिसके आप नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसकी लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एसी है, अब एसी की जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है 5 to 7 ईयर, मतलब अगर आप उसको अच्छी उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो हो सकता है कि एसी आपका 10 ईयर भी चला जाए, मतलब 10 ईयर तक आप उस एसी को चला सकते हैं। या अगर हम इन्वर्टर की बैटरी लेके चले, अब इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ है मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स, मतलब थोड़ा सा और अच्छा मेंटेन करके चलते हैं तो मे भी हो सकता है कि 4 ईयर चला जाए, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ ही नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन उसी की निकाली जाएगी, उसी एसेट की निकाली जाएगी जिसकी आप एक्चुअल लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लाइफ एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी एवरेज लाइफ इतनी है। लैंड की नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट ही होती है। एक्चुअल में बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती, तो इसलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती। गुडविल है, गुडविल भी हमारी फिक्स एसेट है, लेकिन गुडविल के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उसके ऊपर हम जिसको उसकी वैल्यू जो कम होती है उसे हम बोल देते हैं कि रिटर्न ऑफ हो गई उसकी वैल्यू। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। तो कुछ फिक्स एसेट हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सभी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कोई व्हीकल है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन के लगाने के अलग अलग मेथड हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अब फिक्स एसेट के ऊपर हम जो उसकी वैल्यू कम होती है फिक्स एसेट की, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू कम होती है तो उसे हम बोल देते हैं कि रिटर्न ऑफ हो गई है वो एसेट।
तो इसलिए अलग अलग मीनिंग है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है नॉर्मली फिक्स एसेट के केसेस में। डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, इसकी ज़रूरत क्या है? फॉर अ सर्टेन ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस। अब क्या मीनिंग है ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस? इन द सेंस, देखो आपने मशीन खरीदी 2011 में, 2011 में मशीन खरीदी थी आपने 5 लाख रुपीज़ की। आप उस मशीन को यूज़ करते जा रहे हो। अब देखो मशीन को यूज़ किया हमने, लेकिन हमने उस मशीन को सेल किया 2019 में। आफ्टर 8 ईयर आपने उस मशीन को सेल किया 1,50,000 में। अब मशीन परचेज़ की 5 लाख की, मशीन सेल की 1,50,000 की, 3,50,000 हमारी एक्चुअल में देखा जाए हमें लॉस हो गया। लेकिन हमने उस मशीन को यूज़ भी किया था तो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम होनी थी, क्योंकि आज उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या है जब हम सेल करते हैं उस मशीन को, मतलब जो मशीन हमारे पास आफ्टर 8 ईयर पड़ी है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो इसीलिए आप हर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि हमें एक्चुअल में जो हमारे नेट प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो सही तरीके से पता लगे। क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते एवरी ईयर तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट आपको नहीं पता लगेंगे। हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है डेबिट साइड में। तो वहाँ अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, मतलब डेप्रिसिएशन आपके लिए एक लॉस है। जनरल एंट्री में भी हम पढ़ते थे जब रूल थे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है, मींस आपके लॉसेस हैं। आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 लाख और मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन थी 20,000, तो आपके प्रॉफिट होने चाहिए थे 80,000। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो प्रॉफिट आपके रहेंगे 1 लाख। अब एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट होने चाहिए थे 80,000, क्योंकि हमने मशीन को यूज़ किया हुआ था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल लगनी चाहिए थे। लेकिन अगर हमने नहीं लगाई तो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉसेस हमें नहीं पता लगते। कई बार बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर डेप्रिसिएशन से पैसा तो हमारा कहीं गया ही नहीं, फिर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिखें? प्रॉफिट एंड लॉस में वो आइटम्स नहीं लिखी जाती जो कैश में गई हैं, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन सब लिखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसको बुक्स में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉसेस पता लग सकें। टू अ सर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी यही चीज़ आती है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, कि आप कोई मशीन को यूज़ कर रहे हो। अब मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो देखो मशीन की एक पर्टिकुलर लाइफ है, मतलब आप उसको ईयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मशीन के केस में आप उसको हो सकता है कि कुछ घंटे मशीन चलती है, 10,000 आवर्स है, 20,000 आवर्स है। जैसे कि हम प्रोजेक्टर को लेके चलते हैं, एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के जो लेंस की लाइफ है वो घंटों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, मतलब इतने घंटे ही एक प्रोजेक्टर चलेगा। तो आप डेप्रिसिएशन उस घंटों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, मतलब आवर्स के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन वो हमारा 12th के 11th क्लास के अंदर ऐसा टॉपिक नहीं है। हमें जो मिलता है टॉपिक वो मिलता है मंथली हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो वहाँ से हमें एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगती है कि मशीन की लाइफ इतनी है, इतने साल मशीन चलेगी, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या आता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2011 में मशीन परचेज़ करी थी, आपको पता है कि मशीन की लाइफ 8 से 10 साल है, तो 8 से 10 साल बाद आपको फिर से वो मशीन चाहिए ना, तो अब हमें वो मशीन चाहिए 8 से 10 साल बाद। अगर हम एकदम से 8 साल के बाद वो एक्सपेंस करते हैं तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम क्या करते हैं कि एकदम से बिजनेस के प्रॉफिट पे इफेक्ट ना पड़े, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं ताकि हमें जो एसेट रिप्लेस करनी है उसके लिए फंड्स हमें पता लग जाए कि कितने हमें फंड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एसी है, आपको पता है कि 7 to 8 ईयर के बाद आपको एसी रिप्लेस कराना पड़ेगा। अब आज आपने एसी परचेज़ किया 40,000 का, 8 ईयर्स के बाद हमें नियर अबाउट 40 to 50,000 फिर से चाहिए होंगे। अगर हम हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट चार्ज करते रहते हैं उसके वैल्यू कैलकुलेट करके कि डेप्रिसिएशन हर साल कितनी लगनी चाहिए, तो फंड जो एसेट्स को रिप्लेस करना है उसके लिए हमें फंड्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये कुछ नीड्स थी डेप्रिसिएशन के, ऑब्जेक्ट थे कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब डेप्रिसिएशन जो लगाई जाती है, डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट पे लगाई जाती है, पहले तो ये क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन लगाई जाती है फिक्स एसेट पे एक्सेप्ट लैंड। अब डेप्रिसिएशन जब लगानी है तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब हमने
वो एसेट कितने की खरीदी थी। फिर आपको चाहिए स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, रिलाइजेबल वैल्यू भी ले लेते हैं कि 8 ईयर या 10 ईयर के बाद जो भी उसकी एसेट की लाइफ है, एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो एसेट कितने की बिकेगी। स्क्रैप वैल्यू लास्ट में जब वो एसेट ख़त्म हो जाती है, मतलब अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो उस टाइम एसेट कितने की बिकती है, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और एक हमें चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट कैलकुलेट करना इजी नहीं होता। अब हमें कैसे पता कि हमारी एसेट की लाइफ कितनी है, लेकिन हम एवरेज बेसिस पे लेते हैं कि नॉर्मल लाइफ कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें, जैसे एसी का एग्जांपल ले रहे थे, तो एसी का जो नॉर्मल लाइफ है वो है 8 to 10 ईयर। तो हम उसका एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेते हैं 8 ईयर या 10 ईयर। मशीनरी हमें पता है कि ये मशीनरी 8 से 10 साल चलेगी। जैसे गाड़ी को हम लेके चलें कि 10 से 12 साल चलेगी। हो सकता है कि आपने उसको अच्छा मेंटेन किया है तो वो 15 साल भी चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अच्छी मेंटेनेंस नहीं रखी तो वो 5 साल ही चले। मतलब वो डिपेंड करता है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन हम नॉर्मल पीरियड लेके चलते हैं। नॉर्मल पीरियड हमें गिवन भी होगा कि मशीन की लाइफ कितनी है, वो हमें गिवन होगा। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, या हम बोल देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। मान लो किसी एसेट्स की वैल्यू 2,10,000 है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 10,000, लाइफ है 10 साल। मतलब नॉर्मल हमें पीरियड दिया हुआ है कि एसेट 10 साल तक चलेगी। तो 2 लाख बाई 10, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 20,000 एवरी ईयर। एक तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाली जाती है। एक हमें परसेंटेज दी होती है कि आप एक फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाते जाएं। वो हमें कुछ सम्स के अंदर ऐसा पॉइंट भी दिया हुआ है, कुछ सम के अंदर इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालनी। जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन किस मेथड से निकालनी है, प्लस कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नॉर्मली एसेट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू एंड नंबर ऑफ ईयर। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो वहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के टोटल हमारे पास 8 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, एन्यूटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड मशीन आर रेट मेथड। टोटल 8 मेथड हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, लेकिन इनमें से ये 6 मेथड हमारे +1 के सिलेबस में नहीं है। जब हम CA लेवल पे आगे स्टडी करते हैं तो वहाँ ये 6 मेथड पढ़े जाते हैं। तो ये 6 मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है +1 क्लास में, इसीलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। सिर्फ आपको नेम जरूर पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल आपको कोई भी सम नहीं मिलेगा। तो 2 मेथड है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। तो जो मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है मैं उनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का अलग अलग नेम है। एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम सिंपल मेथड भी बोल देते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको बोला जाता है। ऐसा क्यों ऐसा बोला जाता है इसे अभी हम एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। दूसरा मेथड है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, इसका दूसरा नेम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड इसका थर्ड नेम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको तीनों के नेम, दोनों के अलग अलग नेम पता होने ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। तो ये इनके अलग अलग नेम है। इनको अलग अलग नेम से बोला जाता है कि कौन कौन से मेथड है। एक्चुअल में इसे हम बोल देते हैं WDV मेथड, और इसे बोल दिया जाता है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड है WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब देखो नेम से है, स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सिंपल मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे की जाती है।
एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर मतलब किसी भी आपको मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है 10,000 और डेप्रिसिएशन की जो रेट है 10%। आप 10% के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 1,000, तो बैलेंस कितना आ जाता है 9,000। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 10,000, तो इसी के ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल। तो सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी 10,000 का 10% 1,000, तो बैलेंस आ जाएगा 8,000। ये फर्स्ट ईयर आपने चार्ज की, सेकेंड ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, थर्ड ईयर फिर 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो बैलेंस कितना आ जाएगा 7,000। मतलब हर साल आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे हैं 1,000 1,000 1,000। तो इसलिए इसका नेम आ जाता है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज की जा रही है। या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट मेथड है कि आप डेप्रिसिएशन एक ही जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे चार्ज करेंगे और सेम वैल्यू ही चार्ज की जाएगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 10,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, तो 10,000 पे 10% लगाया 1,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 9,000। अगली बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी वो इस बैलेंस पे 10% चार्ज की जाएगी 900, तो आंसर कितना आ जाएगा 8100। फिर आपके पास ये बैलेंस आ गया, फिर इसके ऊपर 10% चार्ज की जाएगी 810, तो ये कितना आ जाएगा 7290। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो डेप्रिसिएशन थी हर साल सेम थी, यहाँ जो डेप्रिसिएशन है हर साल चेंज हो रही है। अब ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज की जा रही है। सेकंड मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। देखो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड मतलब आपकी ये कॉस्ट थी, आपकी अब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आई 9,000, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड मतलब जो बैलेंस आया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर बैलेंस आया फिर आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब बैलेंस रिड्यूस हो जा रहा है आपका और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब जो बैलेंस कम होके आ रहा है आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो इसलिए इनको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है और मीनिंग तीनों का एक ही है। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपकी डेप्रिसिएशन जो हर साल है सेम लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब इस केस में फिक्स एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन इस केस के अंदर फिक्स एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। दोनों के अंदर सेम पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ईयर दोनों के अंदर डेप्रिसिएशन सेम लगेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो डेप्रिसिएशन है हर साल सेम लग रही है, यहाँ डेप्रिसिएशन हर साल कम होती जा रही है। इसमें डेप्रिसिएशन कम लगेगी, इसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगी। इस केस के अंदर फिक्स एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन इस केस के अंदर फिक्स एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो करने के लिए कहते हैं। मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को ही यूज़ करते हैं। तो ये 2 मेथड हमारे सिलेबस में है, बाकी मेथड हमें नहीं करने हैं, हमें सिर्फ नेम पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ यही टॉपिक कवर करना था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, डेप्रिसिएशन लगाने के रीज़न क्या है, किस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो वो हमने 2 मेथड पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। एंड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू एंड टोटल लाइफ ऑफ, जो भी है टोटल लाइफ ऑफ एसेट, जो भी एसेट की आपकी टोटल लाइफ है वो हमें चाहिए। तो डेप्रिसिएशन उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ना है। थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी है फर्स्ट सम से पहले जितनी भी थ्योरी है वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल सम करेंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर देन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल सम करेंगे।